चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आप इस चैप्टर को ये मत समझिए कि मैं इस चैप्टर के अंदर आपको नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन सिखाने जा रहा हूं। असल में पहले हम नेशनल इनकम के मतलब को समझेंगे, फिर उसके बाद हम नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन सीखेंगे। तो अगर आप लोग नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन सीखने पर ज्यादा फोकस्ड हैं, तो पहले आपको अपना फोकस बनाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि नेशनल इनकम किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम का मतलब समझ लेते हैं। नेशनल इनकम का मतलब है सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स earned by normal resident of the country during an accounting year। देखो बेटा, मैं आप लोगों से एक चीज बोल दूं कि नाम पढ़िए नेशनल इनकम। नेशनल का मतलब नेशन का मतलब देश हो गया, और देश की इनकम यानी नेशनल इनकम। तो अगर खाली हम नेशनल इनकम के नाम से नेशनल इनकम को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें सिर्फ मोटी मोटी बात समझ में आएगी और सही बात तरीके से हमें समझ नहीं आ पाएगी। अगर आप नेशनल इनकम के वर्ड को समझना चाहते हैं तो आपको इसकी टेक्निकल डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई नेशन का मतलब देश हो गया और इनकम का मतलब कमाई हो गया, तो जितनी भी हमारे देश की कमाई है वो नेशनल इनकम हो गई। तो ये मोटी मोटी बात जरूर है, लेकिन ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकती कि नेशनल इनकम का मतलब क्या है। अगर इतना ही आसान होता तो इस चैप्टर की वजह से हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर अप नहीं करते। तो समझते हैं कि नेशनल इनकम कहा किसे जाता है। मैं सबसे पहले यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, यानी जो ये डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, इस डेफिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसे अंडरलाइन कर देता हूं। फैक्टर इनकम्स, नॉर्मल रेसिडेंट, अकाउंटिंग ईयर। फैक्टर इनकम्स, नॉर्मल रेसिडेंट, अकाउंटिंग ईयर। एक एक करके मैं सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट शब्दों को समझाना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग ईयर की। ये आसान सा शब्द है और इसको समझ लेना सबसे पहले जरूरी है। देखो, आप जब भी इनकम को कंप्यूट करेंगे, क्या करेंगे? इनकम को कंप्यूट करेंगे। किसी भी देश की इनकम हो, किसी पर्सन की इनकम हो, तो इनकम को कंप्यूट करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड का होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि आप जो कमाई निकालना चाहते हैं वो कितने पीरियड की निकालना चाहते हैं, पहले ये तो डिसाइड कीजिए। आपसे कोई पूछ ले कि आप कितना कमा लेते हो, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पहले ये बताइए कि कमाई कब की पूछ रहे हैं, महीने में कितना कमा लेता हूं या साल में कितना कमा लेता हूं। तो ऐसे ही अगर हम किसी देश की इनकम निकालने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि अगर हम इनकम निकालना चाहते हैं, इनकम कंप्यूट करना चाहते हैं, तो इनकम कितने पीरियड की होनी चाहिए। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन में एक बात क्लियर है कि अगर आप नेशनल इनकम निकालना चाहते हैं तो वो एक अकाउंटिंग ईयर की होगी। क्या होगी? अकाउंटिंग ईयर। और बेटा, अकाउंटिंग ईयर कुछ नहीं होता, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। सर, फाइनेंशियल ईयर को क्या कहते हैं? बेटा, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और इसका एंड अगले साल के 31 मार्च में होता है। यानी होते तो एक ईयर में 12 महीने ही हैं, लेकिन 12 महीने की काउंटिंग 1 अप्रैल से शुरू होती है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को खत्म होती है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में, इस अकाउंटिंग ईयर में कमाई जाने वाली हमारे देश के द्वारा इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है। तो एक चीज हमें क्लियर हो जाती है कि अगर मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं तो मैं एक अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूं।
अब बात ये आती है कि नेशनल इनकम का एक पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया सर, लेकिन ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी ये जो अभी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं, इन पॉइंट का क्या करें। मैंने यहां पर आपसे कहा कि नेशनल इनकम फैक्टर इनकम के सम को कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? फैक्टर इनकम के सम को कहा जाएगा। तो आप कहेंगे सर फैक्टर इनकम का क्या मतलब होता है? तो मैं आपको फैक्टर इनकम का मतलब बताऊंगा, लेकिन सिर्फ फैक्टर इनकम का मतलब नहीं बताऊंगा, मैं आपको उससे भी ज्यादा बताऊंगा। इनकम को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक को कहता हूं फैक्टर इनकम्स और एक को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम्स। क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम्स। एक कही जाती है फैक्टर इनकम्स और एक कही जाती है ट्रांसफर इनकम्स। मैं आपको ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब ये दोनों चीजें आप समझ पाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि जिस नेशनल इनकम में जिस इनकम की बात हो रही है वो इनकम है कौन सी। तो आप ये समझिए कि इनकम दो तरीके की है, एक है फैक्टर इनकम और एक है ट्रांसफर इनकम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, होता क्या है, आप सभी को मालूम है कि इकोनॉमी के अंदर ये दो तरीके के सेक्टर पाए जाते हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, यानी जहां पर फर्म्स आती है। सर हाउस होल्ड सेक्टर में कौन लोग होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर्स में होते हैं कंज्यूमर्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। और प्रोड्यूसिंग सेक्टर में होती हैं फर्म्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर में लोग जिन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं उनको प्रोड्यूस करने वाले कोई और नहीं, फर्म्स ही होती है। समझ में आई बात? या नहीं? लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी फर्म्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकती अगर उनके पास क्या चीज मौजूद ना हो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या ना मौजूद हो? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड का मतलब है सारे नेचुरल रिसोर्सेज से। किससे? सारे नेचुरल। लैंड का मतलब सिर्फ जमीन से नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है मैं एक फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूं, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए मुझे जमीन की भी जरूरत है। समझ में आती है बात? ये नहीं, मुझे पेट्रोलियम की भी जरूरत है। समझ में आई बात? ये नहीं, मुझे अगर पेट्रोलियम चाहिए, अगर मैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं तो मुझे जमीन के फर्टाइल होने की जरूरत है। समझ में आई बात? है मुझे सनलाइट की भी जरूरत है, मुझे रेन की भी जरूरत है। तो लैंड कहने का मतलब है सारे नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। दूसरी चीज लेबर। भाई अगर फैक्ट्री में काम लेबर नहीं करेगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? कैपिटल। प्रोडक्शन करने के लिए मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, अदर इन्वेस्टमेंट चाहिए, उन सब के लिए पैसे चाहिए ना, तो प्रोडक्शन के लिए कैपिटल का होना जरूरी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी बिजनेसमैन की स्किल्स। अगर आपके पास जमीन है, लेबर है, कैपिटल है, पैसा है, लेकिन आपके पास बिजनेस चलाने की स्किल्स नहीं है, तो सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। समझ आती है बात? ये नहीं आती? तो अगर आप कह रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी फर्म्स को प्रोडक्शन करना होता है, तो प्रोडक्शन करने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का होना जरूरी है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? और ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। या फिर आप इनको फैक्टर सर्विसेज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फैक्टर सर्विसेज। अगर ये चीजें प्रोड्यूसर के पास नहीं होंगी तो प्रोड्यूसर क्या नहीं कर सकता? प्रोड्यूस नहीं कर सकता। समझे? और ये सारी चीजें प्रोड्यूसिंग सेक्टर को कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर। कौन देता है? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर अपनी लैंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर को देता है। हाउस होल्ड सेक्टर में घर में बैठी हुई लेबर जाकर प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए काम करती है। हाउस होल्ड सेक्टर यानी एक घर में एक आदमी है, पूंजीपति है, उसके पास पैसा है, वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर में जाकर पैसा इन्वेस्ट करता है। समझ आती है बात? ये नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेसमैन घर पे बैठा हुआ, एक आदमी, एक पति हो सकता है, एक किसी का बाप हो सकता है। समझ आई बात? ये नहीं है, लेकिन जब वो बिजनेस में जाकर खड़ा होता है तो वहां पर वो एक एंटरप्रेन्योर होता है।
तो ये जितने भी चीजें प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास आई हैं वो सब कहां से आई हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के पास। अब प्रोड्यूसिंग सेक्टर का फर्ज है कि जो चीजें हाउस होल्ड सेक्टर से मिल रही हैं उनके बदले कुछ प्रोवाइड करें। जैसे अगर आपको लैंड दी जा रही है तो आप इसके बदले रेंट पे कीजिए, अगर आपको लेबर प्रोवाइड की जा रही है तो आप इसके बदले वेजेस प्रोवाइड कीजिए, अगर आपको कैपिटल दी जा रही है तो इसके बदले पैसा दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट दीजिए, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्किल्स दी जा रही है बिजनेसमैन की तो उसके बदले आप प्रॉफिट दीजिए। समझ आती है बात? ये नहीं। और ये जो हाउस होल्ड सेक्टर जो ये इनकम कमाता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो ये इनकम कमाता है, क्या प्रोवाइड करके कमाता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाता है। समझ आई बात? ये नहीं, यानी ये फ्री में हरामखोरी में आई हुई इनकम नहीं है। समझे कि नहीं समझे? कि घर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, भीख मांग रहे हैं किसी से। ये सर्विस, ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपको, आप खाली बैठ के नहीं कमा रहे, आप कोई ना कोई चीज प्रोड्यूसिंग सेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी के रिटर्न में आपको ये सारी चीजें मिल रही। लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। समझ में आती है बात? जब आप फैक्टर सर्विसेज देते हैं और बदले में जो इनकम रिसीव करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टर इनकम्स। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताइए मुझे। तो मैं आपको इनकम की दो कैटेगरीज बता रहा था। क्या बता रहा था? इनकम की दो कैटेगरीज बता रहा था। और इनकम की दो कैटेगरीज में मैंने इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक कहा फैक्टर इनकम और एक कहा ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम से मुझे समझ आया इनकम अर्न्ड बाय प्रोवाइडिंग factor income or factor services, by providing factor services. Income earned by providing factor services. It includes, क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर? फैक्टर इनकम के अंदर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। समझ आती है बात? ये नहीं आती? सर ट्रांसफर इनकम्स क्या होती है? फैक्टर इनकम्स तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ट्रांसफर इनकम्स क्या होती है? मैं आपको बताता हूं ट्रांसफर इनकम्स के कुछ एग्जांपल देता हूं। गिफ्ट, चैरिटी, समझ आई बात? नहीं, गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशंस, अभी बता, डोनेशंस एक्सेट्रा। या फिर आप इसे कह सकते हैं, यहां पर एक और बहुत फेमस एग्जांपल है ट्रांसफर इनकम का, ओल्ड एज पेंशन। बेटा देखो, गिफ्ट भी एक तरह की कमाई। समझ आई बात? नहीं, आज आपको आपके घर में रिश्तेदार आए, आपके घर में नाश्ता करके जाए, समझ आई बात? नहीं, और आपके हाथ में 500 का नोट दे, बताइए मुझे क्या है? गिफ्ट ही तो है। और आप उसे क्या कहते हैं? आज तो कमाई हो गई, है ना? अपने दोस्त के पास जाकर सबसे पहला शब्द यही निकलता, आज तो कमाई हो गई। समझे कि नहीं समझे? कैसे कमाई हो गई भाई? घर पे आए थे, मामा आए थे, यार 500 रुपए देगा, वो अलग बात है, मम्मी ने घूर के वापस ना ले लिया। समझ आई बात? ये हाँ, या फिर दे के ही नहीं जाते, कोई बात नहीं। लेकिन गिफ्ट क्या है? एक तरह की कमाई। चैरिटी, डोनेशन, सब क्या है? कमाई ही है ना? बिना कुछ करे ये चीजें हमें मिल जाती है। अब ये देश के लेवल पर हम समझाते हैं, जैसे किसी देश के अंदर कोई आपदा आ गई, समझ आई बात? बाहर से पैसे आ गए, हुआ नहीं? इंडिया में भी हुआ, इंडिया ने भी बाहर पैसे दिए, इंडिया से भी जाती है डोनेशंस, चैरिटी, और इंडिया में भी आती है। समझ आती है बात? किसी एनजीओ को किसी ने चैरिटी दे दी, समझ आई बात? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चैरिटी दे दी, डोनेशन दे दी, गिफ्ट के रूप में कुछ भी दे दिया। समझे कि नहीं समझे? बुड्ढों को कुछ नहीं करना, घर पे बैठे हुए क्या मिल रही है सरकार की तरफ से? ओल्ड एज पेंशन। समझ आई बात? नहीं, अब ये, अब देखो इससे ना बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पेंशन वो होती है जो आपका एम्प्लॉयर आपको रिटायरमेंट के बाद देता है। क्या देता है? एम्प्लॉयर रिटायरमेंट के बाद देता है। वो पेंशन ट्रांसफर इनकम में नहीं आती, वो फ्री की इनकम नहीं है, वो आपने जिंदगी भर उस एम्प्लॉयर को दिया,
उसके बदले अब आपको वो क्या दे रहा है रिटायरमेंट में आपकी, वो सर्विसेज के बदले ही है। ये कौन सी है? ये ओल्ड एज पेंशन क्या होती है, जैसे सरकार दे देती है, हाँ गवर्नमेंट देना शुरू कर देती है, हाँ बूढ़ों को देना शुरू कर देती है, विडोज को दे देती है। समझ आई बात? ये नहीं, ये सब क्या है, ओल्ड एज पेंशन। क्या है भाई? यो क्या नाम है, एक तरीके की ट्रांसफर इनकम से। अब देखो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में डिफरेंस समझो। फैक्टर इनकम के अंदर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। लेकिन यहां पर आपने कुछ भी नहीं दिया, आपने इनकम तो अर्न करी, इनकम अर्न विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। ऐसी इनकम को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसफर इनकम। इट इंक्लूड्स, यही एग्जांपल आप लिख सकते हैं, गिफ्ट, चैरिटी, डोनेशन, ओल्ड एज पेंशंस, ये सब क्या होती है? ट्रांसफर इनकम्स होती है। समझ में आई बात? ये नहीं तो अब आपको इनकम में, फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में फर्क समझ आया नहीं आया? बताइए मुझे। अब मैं आपको एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कौन सी इनकम ऐसी है जो गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है? कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है? फैक्टर इनकम्स। ट्रांसफर इनकम का तो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज से कोई लेना देना है ही नहीं। इकोनॉमी में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कोई लेना देना है ही नहीं। समझ में आती है बात या नहीं आती? इसीलिए जब भी नेशनल इनकम को टोटल करने की बात होती है तो सिर्फ फैक्टर इनकम के सम को ही क्या किया जाता है? टोटल किया जाता है। समझ में आती है बात या नहीं आती? समझे कि नहीं समझे? तो एक बात जो एक इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर, फैक्टर इनकम, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या समझना है? नॉर्मल रेसिडेंट। क्या समझना है? नॉर्मल रेसिडेंट। समझ में आती है बात या नहीं आती? लिखेंगे। अब नॉर्मल रेसिडेंट को समझना शुरू करते हैं। सर नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? अभी बता, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है सर? लिखो। नॉर्मल रेसिडेंट means a person or institution who resides in the country and और नहीं लिखना, क्या लिखना है? एंड whose, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in that country। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये दोनों चीजें किसी पर्सन में या किसी इंस्टीट्यूशन में मौजूद ना हो तो उसे आप रेसिडेंट नहीं कहेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप यहां पर क्या कंप्यूट कर रहे हैं? नेशनल इनकम। तो आपके दिमाग में यही आया होगा कि इस कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी की इनकम को, उन सभी की फैक्टर इनकम को अगर हम टोटल कर दे तो क्या हो जाएगा? देश की नेशनल इनकम निकल जाएगी। लेकिन कमाई करने वाले सिर्फ इंडिविजुअल्स ही थोड़ी होते हैं भाई। कोई कंपनी भी तो कमाई ही कर रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी तो कमाई ही कर रही है, कोई हॉस्पिटल भी तो कमाई ही कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो कमाई किसी एक आदमी की थोड़ी हो सकती है,
सिर्फ किसी इंडिविजुअल की थोड़ी हो सकती, कमाई तो किसी इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए जब आप नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब समझ रहे हैं तो नॉर्मल रेसिडेंट तो बाद में समझिएगा, पहले यह समझिए कि जिसको आप नॉर्मल रेसिडेंट कहने की बात कर रहे हैं वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल यानी एक नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। समझ आई बात? ये नहीं? चलिए सर, अब हमें यह बताइए, हम समझ गए कि नॉर्मल रेसिडेंट एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, लेकिन कौन इंडिविजुअल और कौन इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा? क्योंकि अगर वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है तो उसने भले से फैक्टर इनकम ही कमाई हो, लेकिन वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है तो उसकी इनकम को देश की इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। तो आदमी का फैक्टर इनकम कमाना ही सब कुछ नहीं होता, उस पर्सन का, उस इंस्टीट्यूशन का नॉर्मल रेसिडेंट होना भी जरूरी होता है। तो सर ये बताइए कि नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहेंगे? तो नॉर्मल रेसिडेंट कहने से पहले आप ये समझिए कि रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। रेसिडेंट वर्ड बना है रिसाइड से। किससे बना है? रिसाइड से। और रिसाइड का मतलब होता है स्टे। क्या मतलब होता है? स्टे। आप कहां रहते हैं। समझ आई बात? ये एक पर्सन अमेरिका का रेसिडेंट है। कहां का? अमेरिका का रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अमेरिका का नागरिक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अमेरिका में रहता है। रहने वाले लोगों को रेसिडेंट कहा जाता है। समझ आती है बात? ये नहीं? अब वो हर देश का अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। जैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं, अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में 180 दिन से ज्यादा रह लेता है, स्टे कर लेता है, तो उसे उस साल सिर्फ की बात कर रहा हूं, उस साल उसे उस देश का रेसिडेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर उसने कहां बिताया है? उसी कंट्री में बिताया है। समझ में आई बात? ये नहीं? तो किसी भी पर्सन को रेसिडेंट कहने का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप उसे सिटीजन कह रहे हैं। बहुत से लोग रेसिडेंट और सिटीजन में क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। मैं इंडिया का सिटीजन हूं। समझ में आई बात है? कौन हूं भाई? इंडिया का सिटीजन, क्योंकि मुझे नागरिकता मेरे देश ने दी, लेकिन मैं जाकर दुबई में 2 साल से रह रहा हूं, तो इसका मतलब मैं उस कंट्री में रेसिडेंट हूं। इंडिया में रेसिडेंट नहीं हूं, सिटीजन इंडिया का हूं, लेकिन रेसिडेंट कहां हूं? दुबई में हूं। तो यहां पर बात रेसिडेंट की चल रही है, सिटीजन की नहीं चल रही। समझे कि नहीं समझे? और आप कॉमन सेंस लगा लो, सिटीजन एक इंसान हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन रेसिडेंट एक इंसान भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। और यहाँ बात रेसिडेंट की चल रही है। तो नॉर्मल रेसिडेंट में जो होती है वो रेसिडेंट हो जाती है। हाँ, रेसिडेंट हो जाती है। एमएनसीज जो है, जैसे दूसरे देश की कंपनी है, उसका एक पार्ट इंडिया में भी काम कर रहा है, तो जो पार्ट इंडिया में काम कर रहा है तो वो इंडिया का क्या हो गया? रेसिडेंट हो गया, और वो पूरे साल ही इंडिया में काम कर रहा है। तो नॉर्मल रेसिडेंट उसे कहते हैं जो इंडिया मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री में रिसाइड करता है, लेकिन सिर्फ रिसाइड करने से कुछ नहीं होता। समझ आई बात? ये नहीं, आपका उस देश में इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहने का मतलब सर कमाई का जरिया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? कमाई का जरिया। मैं दुबई में क्यों रहता हूं? क्योंकि मैं वहां जॉब करता हूं। मेरी इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? दुबई। तो मैं दुबई का रेसिडेंट क्यों हूं? क्योंकि मैं वहां रहता हूं। मोस्ट ऑफ द पीरियड इन द ईयर मेरा दुबई में ही बीतता है। और दूसरी चीज यह है कि मैं वहां कमाई करता हूं, मेरी जॉब वहां पर है, मेरा बिजनेस वहां सेटअप। समझ आई बात? ये नहीं है? तो अगर ये दो चीजें किसी पर्सन या किसी इंस्टीट्यूट के साथ हैं तो वो पर्सन या इंस्टीट्यूट क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। और अब अगर आप नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब समझ गए हैं तो मैं आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन पर दोबारा से लेकर आता हूं। नेशनल इनकम का मतलब हुआ टोटल फैक्टर इनकम। भाई हमें फैक्टर इनकम जोड़नी है, किसकी जोड़नी है? किसने कमाई है वो फैक्टर इनकम? नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कमाई है। कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ने एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी फैक्टर इनकम कमाई है उन सबको जोड़ देना है, और सबको जोड़ देने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम आ जाएगी। बताइए मेरी बात क्लियर होती है नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? जैसे उसके अलग स्टेट्स में होती है ब्रांचेस ऑफ वो रेसिडेंट की नहीं। हाँ, वो तो मतलब हमें बात यहाँ स्टेट की नहीं करते ना, हम कंट्री की बात कर रहे हैं, एक कंट्री लेवल पे कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे?
कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकने गया हुआ है, हाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकने गया हुआ है, पूरा साल वहीं पर ही रुका हुआ है, लेकिन कमा नहीं रहा, तो वो वहां पर रिसाइड तो कर रहा है, समझ आई बात ये नहीं, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां नहीं, समझ आई बात ये नहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां लाई नहीं करता तो उसे रेसिडेंट नहीं कहेंगे नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको एक बात बता दूं, हर जगह पर हर पॉइंट ऑफ व्यू से रेसिडेंट का मतलब बदल रहा है, समझ आई बात ये नहीं। अभी आप नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो रेसिडेंट के लिए ये दो बातें लिखी गई हैं। अभी मैं इनकम टैक्स एक्ट पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स पूरा कानून है, उसके हिसाब से आप रेसिडेंट का मतलब देखेंगे तो मोटी मोटी बात तो यही निकलेगी, रिसाइड करने वाली, लेकिन वहां पर रूल्स अलग है, समझ आती है बात ये नहीं। तो हर अलग चीज के लिए रेसिडेंट का मतलब अलग हो सकता है। बहरहाल नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं हम, तो वहां पर हम देखेंगे कि फैक्टर इनकम का जो टोटल है उसके सम को क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम, प्रोवाइडेड वो फैक्टर इनकम किसने कमाई है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कमाई है, और एक अकाउंटिंग ईयर में कितनी कमाई है। समझ में आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? चलिए अब इधर देखते हैं। अब मैं आपको नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट्स, डिफरेंस करेंगे जरा इनके बीच में। Indians working in foreign embassies in India, अभी बता, foreigners working in Indian embassies in other countries. लिख लो पहले, फिर समझाऊंगा। एम्बेसडर फॉर इंडिया in rest of the world, ambassador in India from rest of the world। पहले लिख लीजिए, आराम से समझाएंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि सर ये फॉरेन एम्बेसीज वर्ड क्या है ना। चाणक्यपुरी बहुत फेमस है दिल्ली के अंदर, हम वही जानते हैं बस, है ना, कम समझाने की आदत है ना लोगों को। हाँ जी, देखो बेटा, फॉरेन एम्बेसीज जो होती हैं हर देश में होती, समझ आई बात नहीं। अब जैसे अभी आपने शायद पता नहीं सुना होगा ना, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कंट्रोल डाला तो लोग कह रहे थे कि सब अपनी फॉरेन एम्बेसडर्स को वापस बुला रहे हैं, यानी फॉरेन एम्बेसीज बंद कर रहे हैं वहां से। असल में क्या होते हैं कि मेरा इंडिया, हमारी इंडिया कंट्री, अब इंडिया कंट्री को फॉरेन कंट्री से यानी किसी दूसरी अमेरिका से कुछ कांटेक्ट करना है, तो अब क्या हमारे सारे कांटेक्ट हमें यहां से अमेरिका जाकर करेंगे। हम क्या करते हैं कि अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स ग्रुप इंडिया के अंदर एक जगह देते हैं। क्या देते हैं? इंडिया के अंदर एक जगह देते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर आपकी कंट्री के कोई भी एम्बेसडर यानी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आकर रुक सकते। यानी इंडिया और अमेरिका के बीच में जितने भी क्या चलेंगे,
हाँ जी, कनेक्शन है, किसी कोई भी फॉर्मेलिटीज है, वो इस जगह के यानी एम्बेसी के थ्रू होगी। समझ आई बात है नहीं? चाणक्यपुरी जो है, बहुत सारी एम्बेसीज है वहां पर, फिलीपींस की या बहुत सारी, आपने सुना हो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है। जैसे ये इंडिया है, समझ आती है बात या नहीं आती? ये इंडिया है। अब इंडिया को पाकिस्तान से कोई भी कांटेक्ट करना है तो आप पाकिस्तान जाकर वो काम नहीं कर सकते ना सारे। पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसी क्या होगी? इंडिया के अंदर। समझ आई बात या नहीं? ये लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। समझ आई बात या नहीं? श्रीलंका की एक एम्बेसी हो सकती है, अमेरिका की एक एम्बेसी हो सकती है। समझ में आई बात या नहीं? और उस एम्बेसी के अंदर जो भी रिलेशंस होंगे पाकिस्तान इंडिया के, श्रीलंका इंडिया के, अमेरिका इंडिया के, वो रिलेशंस, वो सारी क्या नाम है, इंटरनल ऑपरेशंस किसके थ्रू चलेंगे? उस एम्बेसी के थ्रू चलेंगे। बात समझ आई नहीं? और उन एम्बेसीज के अंदर जो लोग, जो रिप्रेजेंटेटिव्स दूसरी कंट्री से आते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्बेसडर्स। क्या कहा जाता है? एम्बेसडर्स। ऐसे ही इंडिया की एम्बेसीज दूसरी कंट्री में होंगी। समझ आई? यूएसए के अंदर इंडिया की एम्बेसी हो सकती है, हमारे एम्बेसडर्स वहां पर हो सकते हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? आपने आईएफएस वगैरह का नाम सुना होगा, इंडियन फॉरेन सर्विस। समझ आई बात या नहीं है? ये इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाते, एम्बेसडर्स बनकर जाते। समझ में आती है बात या नहीं? अब बात समझाने की आपको यहां पर क्या है, सुनिए। देखो बच्चे, ऐसा है, अगर कोई पाकिस्तान की एम्बेसी में कोई पाकिस्तान का एम्बेसडर काम कर रहा है तो उसको सैलरी कौन दे रही है? पाकिस्तान एम्बेसी। कौन दे रही है? पाकिस्तान एम्बेसी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और उस सर्विसेज के बदले क्या रिसीव कर रहा है? फैक्टर इनकम। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या वो हमारे इंडिया की इनकम है क्या? नहीं। उसने वो सर्विस कहां दी? पाकिस्तान एम्बेसी में। भले से वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, भले से वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, लेकिन उसने वो सर्विसेज किसको दी? पेमेंट किसने करी? पाकिस्तान। समझ आई बात? ये नहीं तो भले से ये क्या है? हाँ जी, क्या है ये फैक्टर इनकम। लेकिन आप इस एरिया को इंडिया का हिस्सा नहीं मानते, और उन पर्सन को इंडिया का हिस्सा कंसिडर करो ना करो, उस पर्सन को रेसिडेंट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिया के अंदर तो है लेकिन है पाकिस्तान एम्बेसी। तो एक तरीके से वो पाकिस्तान में ही, समझे कि नहीं समझे? वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो पाकिस्तान का ही रेसिडेंट है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो हमारे लोग पाकिस्तान एम्बेसी में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान एम्बेसी में होंगे भाई, हमारे लोग भी तो पाकिस्तान एम्बेसी का पार्ट होंगे। वो उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे। तो लेकिन वो लोग कौन है? वो एक तरीके से इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे। समझ में? क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को सर्विस नहीं दे रहे, वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कनेक्शंस बनाने के लिए इंडिया को ही सर्विस दे रहा है। समझ में आती है बात या नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? समझ में आती है बात या नहीं? अब हमारा कोई एम्बेसडर इंडियन एम्बेसी में बाहर है तो वो किसको सर्विस दे रहा है? इंडिया को ही सर्विस दे रहा है। तो भले से वो इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर नहीं है, बट स्टिल इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। समझ में आती है बात या नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिखा नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर? अगर फॉरेन एम्बेसीज में, क्या कहा मैंने? फॉरेन एम्बेसीज में इंडियंस काम कर रहे हैं तो वो तो नॉर्मल रेसिडेंट ही हैं। समझ आई बात ये नहीं? और हमारे एम्बेसडर्स इंडिया के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, यानी दूसरे देशों में इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, वो भी रेसिडेंट है। समझ आई बात ये नहीं? लेकिन इंडियन एम्बेसीज में हमारे एम्बेसडर के अलावा कोई और दूसरा काम कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। समझ में आती है बात ये नहीं? और अगर इंडिया के अंदर कोई दूसरी कंट्री का एम्बेसडर आता है तो वो भी नॉन रेसिडेंट ही कहलाएगा। बात समझ आती है नहीं? देखो मेरी बात सुनो, एक है फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, और एक है इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन, है ना? अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे उसका जवाब देना। फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, यहां पर कोई एम्बेसडर है, क्या है? आप मुझे बताइए, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट। ये दूसरा पॉइंट, ये वाली बात क्या है? पढ़ लीजिए आप।
एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही बात हो रही है नहीं हो रही? चलिए जी, एम्बेसी कहां पर है? इधर देखिए, इंडिया में। और यहाँ पर कौन काम कर रहा है? इंडियन। अब आप बताइए मुझे, वो कौन है? वो नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है? रेसिडेंट है। ये वाला पॉइंट क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज।